डियर स्टूडेंट्स, लास्ट के कुछ वीडियोस में और शुरू के वीडियो में हमने ये देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो दो फेजेस में कंप्लीट होता है। पहला फेज जो है लाइट फेज या लाइट रिएक्शन, जिसमें लाइट को कैप्चर किया जाता है और वहां से हमें कुछ एनर्जी प्रोडक्ट मिलता है। और दूसरा फेज है डार्क रिएक्शन, जिसमें कार्बन को फिक्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दोज एनर्जी प्रोडक्ट्स जो हमें लाइट रिएक्शन से मिला था। मतलब ये दोनों जो फेजेस है कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये दूसरा फेज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के बाद। डार्क रिएक्शन को कार्बन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंड इन्वॉल्व्स फिक्सेशन ऑफ CO2 टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि इस फेज में जो भी रिएक्शंस चलने वाले हैं वहां पे लाइट की डायरेक्ट जरूरत नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जो NADPH जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पे चाहिए होता है। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को या कार्बन को फिक्स करके हमें वहां से कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज हमें वहां से प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, इस पूरे जो रिएक्शंस को, कार्बन फिक्सेशन की रिएक्शन को या जो लाइट इंडिपेंडेंट जो रिएक्शंस है उसको पहले इस्टेब्लिश या डिस्कवर किया था ब्लैकमैन ने, तो हमने डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, और डार्क रिएक्शन यूटिलाइज द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ATP और NADPH एंड टू रिड्यूस CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। कहने का मतलब है डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स है उस पर डिपेंडेंट है, ATP और NADPH को यूज करते हैं और CO2 को रिड्यूस करते हैं या फिक्स करते हैं करके उसे हम कार्बोहाइड्रेट में क्या करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, या हम ट्रायोस या पेंटोस जैसे शुगर में हम इसे एसिमिलेट करते हैं। ठीक है, ऑल द रिएक्शंस ऑफ डार्क रिएक्शन या डार्क फेज इज कंप्लीटेड इन स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट। ये भी हमें जानने की जरूरत है, जो डार्क रिएक्शन है वो आपके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलता है। डिफरेंट पाथवेज फॉर CO2 फिक्सेशन ऑकर इन ग्रीन प्लांट। तो जितने भी सारे ग्रीन प्लांट्स है, जितने भी सारे प्लांट्स है, वहां पे कुछ डिफरेंट पाथवेज है CO2 को फिक्स करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो पाथवे है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले है यहाँ पे C3 पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन या C3 साइकिल हम जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, C3 पाथवे किसे कहते हैं, हम उसको अभी हम बताते हैं। पहले ये देखिए, जो C3 पाथवे में जो साइकिल चलता है उसे हम C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल जो कहते हैं। ठीक है, ये डिस्कवर किया था बाय मेल्विन कैल्विन बेंसन एंड बैशम ने। ठीक है, ये कैल्विन और उसके कलीग्स ने, बेंसन बैशम वगैरह ने मिल के इसको डिस्कवर किया था, तो इसको नाम दिया है कैल्विन साइकिल करके। ठीक है, प्लांट्स हैविंग ओनली C3 साइकिल आर कॉल्ड एज C3 प्लांट्स एंड देयर मोड ऑफ CO2 फिक्सेशन इज कॉल्ड C3 पाथवे। ठीक है, अब ये देखिए, ये पाथवे क्यों C3 पाथवे हम कब कहेंगे। ठीक है, जिन जिन प्लांट में सिर्फ C3 साइकिल या सिर्फ कैल्विन साइकिल हम प्रेजेंट होता है फॉर CO2 फिक्सेशन या फॉर कार्बन फिक्सेशन, कार्बन को फिक्स करने के लिए सिर्फ ये वाला साइकिल, ठीक है, ये C3 साइकिल होता है, उन प्लांट्स को हम C3 प्लांट्स कहते हैं। और उनकी पाथवे ऑफ फिक्सेशन को, यानी कि उनकी फिक्सेशन, कार्बन फिक्सेशन करने की तरीके को, पाथवे को हम C3 पाथवे कहते हैं। ठीक है, ये दो चीजें क्लियर है। C3 प्लांट्स हम किन को कहेंगे और C3 पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन हम कब कहेंगे। ठीक है, तो C3 क्यों है, C3 नाम कहां से आया। द फर्स्ट प्रोसेटेबल प्रोडक्ट इज ए C3 कार्बन कंपाउंड। जो C3 साइकिल में या C3 पाथवे में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो आता है C3 पाथवे में, वो एक 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट आता है, जो यहाँ पे है 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ठीक है, इसलिए इस पाथवे का नाम हमने C3 पाथवे या C3 साइकिल मतलब C3 साइकिल इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये साइकिल को हम देखेंगे, C3 साइकिल को हमने डिवाइड किया है C3 साइकिल को। ठीक है, 3 डिफरेंट फेज में डिवाइड करके हमने पढ़ना है इसको। सबसे पहला वाला फेज है कार्बोक्सिलेशन फेज। ठीक है, यहां पे क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन फेज में सबसे पहले जो C3 साइकिल में कार्बन फिक्सेशन में CO2 जब जो
एटमॉस्फेयर से अब प्लांट के ये क्लोरोप्लास्ट तक आ चुका है, तो वहां पे रुबिस्को एंजाइम, ठीक है, रुबिस्को राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसका फुल फॉर्म एक्सटेंडेड फॉर्म है रुबिस्को का, ठीक है। ये एक एंजाइम है आपके क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो CO2 जो इंटर हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर से डिफ्यूज होकर आपके क्लोरोप्लास्ट तक पहुंच चुका है, उस CO2 को राइबोलोज बिसफॉस्फेट पे अटैच कर देता है, ठीक है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट एक पेंटोज शुगर है, यानी कि एक 5 कार्बन वाला एक शुगर है, कार्बोहाइड्रेट मान लीजिए, ठीक है। एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 5 कार्बन है सिर्फ, ठीक है। उस 5 कार्बन वाले शुगर पे ये CO2 को अटैच कर देता है ये रुबिस्को एंजाइम, ठीक है। और वहां से हमें एक प्रोडक्ट मिलता है कार्बोऑक्सी 2 कार्बोक्सी 3 कीटो बाइफॉस्फोऑर्बिटोल, ठीक है। ये एक 6 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनता है जो एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। जो अनस्टेबल है मतलब ये थोड़ी देर के लिए बनता है और इसके बाद इमीडिएटली ये क्या हो जाता है, ये स्प्लिट होके 2-3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड यानी कि 2-3 कार्बन के फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में ये स्प्लिट होके टूट जाता है, यानी कि टूट के 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो हम और ये 3 फॉस्फोग्लाइसरिक इसकी तरह पहले वाले प्रोडक्ट की तरह अनस्टेबल नहीं है, ये स्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट हमारा आ गया 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, इसलिए हमने ये C3 साइकिल को नाम दिया है C3 साइकिल करके। केल्विन साइकिल को हमने C3 साइकिल भी कहा है, क्योंकि जो पहला स्टेबल कार्बन जो आपका प्रोडक्ट है वो एक 3 कार्बन वाला एक शुगर है या एक फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है, सॉरी, ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया पहला फेज, कार्बो ऑक्सीलेशन फेज। इसी को हम कार्बो ऑक्सीलेशन कहेंगे। कार्बो ऑक्सीलेशन क्यों कहेंगे, क्योंकि एक कार्बो ऑक्सिल ग्रुप को, CO2 एक कार्बो ऑक्सिल ग्रुप है, COO ग्रुप, इस COO ग्रुप को हमने इस पे अटैच कर दिया, ठीक है। इसको केमिस्ट्री में कार्बो ऑक्सीलेशन भी कहते हैं, कार्बो ऑक्सीलेशन करना, ठीक है। तो नेक्स्ट फेज है आपका रिडक्शन ऑफ 3 फॉस्फेट ग्लाइसरेट, ठीक है। अब ये 3 फॉस्फेट ग्लाइसरेट को रिड्यूस करना है, यानी कि इस पे आपने इलेक्ट्रॉन इसको देके इसको रिड्यूस करना है, इसको एसिड से हमें अल्डिहाइड या अल्कोहल अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, इसी को हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो पहले फेज में क्या होता है, पहले फेज में 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड की फॉस्फोरिलेशन हो जाती है, जो हमें ATP मिला था लाइट फेज से, वहां से ATP की मदद से इसको फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। और ATP खुद ADP में कन्वर्ट हो जाता है और ये एक फॉस्फोरिलेटेड कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। जिसके बाद पहले ये 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड था, अब ये बनके 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ये यहाँ पे एक कार्बन फिक्स करने के बाद हमारे पास ये 2 मिला है, अब ये माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो इसको हमने फॉस्फोरिलेट करके 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट बना दिया, ठीक है, ट्राइओस फॉस्फेट काइनेज एंजाइम की मदद से, ठीक। और नेक्स्ट स्टेप है इस NADPH की मदद से इसको फिर एक बार इसको क्या कर दिया जाएगा, अब रिड्यूस करके, यानी कि यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन देके इसको फिर से एक बार रिड्यूस कर दिया जाएगा और दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाता है, NADPH यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड को, और ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया, ठीक है। और यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में यहाँ से डिटेच या रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फॉस्फेट था, 1 और 3 दोनों पे फॉस्फेट था, अब ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है। उस पे कार्बन नंबर 3 पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ठीक है, इसलिए नाम है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। 3 फॉस्फेट यानी कि कार्बन नंबर 3 पे एक फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो ये यहां तक हो गया ये रिडक्शन ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड वाला फेज, ठीक है। ये अब इस 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड को हमने सिर्फ क्या किया, रिड्यूस किया इलेक्ट्रॉन देके, और इसको हमने ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ग्रुप बना दिया, ठीक है। एक 3 कार्बन वाला एक अल्डिहाइड ग्रुप या एक ट्राइओस शुगर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये एक ट्राइओस शुगर है। आइसोमेरेज एंजाइम एक एंजाइम है, ये इसको इस ग्लाइसरल्डिहाइड फॉस्फेट को अपने आइसोमर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या DHAP शॉर्ट में हम कहते हैं, DHAP में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आइसोमेरेज क्या करता है, इसे इसमें कन्वर्ट कर सकता है और DHAP को इसमें GAP यानी कि ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो हमारे सिस्टम में उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर अब ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, जो कोई GAP होगा तो कोई
DHAP होगा, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आके आएंगे, ठीक है। तो अब हमारा एक्चुअल प्लांट का एक्चुअल मकसद है कि CO2 को फिक्स करना है और शुगर बनाना है, यानी कि क्या करना है, ग्लूकोज में क्या ग्लूकोज में या शुगर्स में, पेंटोज ट्रायोज में कार्बन ऐड करते जाना है और प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। तो ये क्या करता है, उसके लिए एक DHAP और एक GAP मिलके फ्रक्टोज बना देता है। अल्डोलेज एंजाइम क्या करता है, एक DHAP और एक GAP को, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को अटैच करके क्या कर देता है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना देता है, ठीक है। यहां से आगे फेज को, इस फेज को रीजेनरेशन हम ऑफ RUBP कहते हैं, ठीक है। तो हम ये कैसे करते हैं ये देखते हैं। पहले ये देखिए कि यहां से शुगर कैसे बनता है, ठीक है। अल्डोलेज की मदद से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट हो गया। ये क्या है, ये रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है। आपने रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन देखा होगा, वहां पे ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होके, ग्लूकोज यहां से ब्रेकडाउन होके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर इन दोनों में क्या हो जाता है, स्प्लिट होके, यानी कि ये ब्रेकडाउन हो जाता है। ग्लूकोज को तोड़ना होता है रेस्पायरेशन में एक्चुअली, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज को बनाना है, तो उसी का एक्चुअल रिवर्सल होगा, एग्जैक्ट रिवर्सल उसी का, यानी कि अपोजिट, ठीक है। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाना है तो DHAP और GAP जुड़ेगा अल्डोलेज की मदद से और फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनेगा, और फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को फास्फेटेज एंजाइम एक फॉस्फेट ग्रुप डिटेच करके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना देगा, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ये एक एंजाइम, दूसरा एक एंजाइम है यहाँ पे आइसोमेरेज एंजाइम, ठीक है, वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। अब एक बार ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया तो ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आप डायरेक्टली ये दिखा सकते हैं कि हमें ग्लूकोज मिल गया, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या होगा, या तो वो सक्रोज के फॉर्म में डाइसैकेराइड बन के प्लांट के दूसरे जगहों में ट्रांसपोर्ट होगा, या तो वो स्टार्च के फॉर्म में उसी क्लोरोप्लास्ट में स्टोर होगा, ठीक है। आपके पास आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट आ गया ग्लूकोज, ठीक है। तो इस साइकिल को कंप्लीट रखने के लिए, यानी कि कंटिन्यू रखने के लिए, सॉरी, इस साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए, इस स्टोरेज को कंटिन्यू रखने के लिए एक दिमाग में एक चीज ये याद रखिएगा, हमें इसकी रिजेनरेशन भी, यानी कि इसकी भी जरूरत है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यही इनिशियल एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, यही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो इस साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए हमें इसके अलावा, ग्लूकोज बनाने के अलावा प्लांट को इसकी भी प्रोडक्शन पे, मतलब इसकी भी प्रोडक्शन पे इसको इन्वेस्ट करना है, यानी कि ये भी, इसकी भी रिप्रोडक्शन, रिजेनरेशन करते रहना प्लांट को जरूरत है, ठीक है। तो उसकी रिजेनरेशन कैसी होती है, ये है आपके केल्विन साइकिल का तीसरा फेज, ठीक है। तो तीसरे फेज में ग्लाइकोलाइसिस की रीजेनरेशन ऑफ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में क्या होता है कि ये कैसे रीजेनरेट होता है ये देखिए, ठीक है। अब एक फ्रक्टोज, यहाँ पे एक फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से, ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से, सॉरी, एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब एक ये ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब मिलता है, ठीक है, एक एंजाइम है ट्रांसकीटोलेज एंजाइम, ये इन दोनों को मिला देता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को, यहां से देखिए ये और ये, इन दोनों को मिला के ये क्या कर देता है, दो डिफरेंट अलग अलग शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये 3 कार्बन वाला शुगर था और ये 6 कार्बन वाला शुगर है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के थोड़ी देर के लिए जोड़ देता है और बाद में तोड़ के अलग अलग 2 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। एक है एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, शुगर है, और दूसरा ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है, एक 5 कार्बन वाला शुगर, ठीक है। 4 कार्बन प्लस 5 कार्बन हो गए 9 कार्बन, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 6 कार्बन प्लस ये, यहाँ पे ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास 3 कार्बन, तो टोटल हो गए 9 कार्बन। इस 9 कार्बन को लेके ये 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, एक एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। ये हमारे पास और एक अलग प्रोडक्ट आ गया हमारे स्टोमा के, हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, ज़ैल्यूलोज और एरिथ्रोज, ठीक है। अब दूसरी तरफ क्या होता है, DHAP जो है,
डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ये इस इरिथ्रोज के साथ मिलके एक कंपाउंड अलग से एक शुगर में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि एक शुगर बना देता है। इरिथ्रोज चार कार्बन वाला है और DHAP 3 कार्बन वाला है। ये 4+3 हो गए 7 कार्बन। इन दोनों को मिलके अल्डोलेज एंजाइम मिला के इसको सीडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये एक 7 कार्बन वाला शुगर है। ठीक है, सीडोहेप्टुलोज। ठीक है, और फिर इस सीडोहेप्टुलोज को फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है, इस पे 2 फॉस्फेट ग्रुप आ गए 1 और 7 दोनों पे। 1,7 डाइफॉस्फेट मतलब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 7 पे 2 फॉस्फेट। ये क्या कर देता है, एक फॉस्फेट को डिटेच करके सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट बना देता है। ठीक है, तो हमें ये इरिथ्रोज और DHAP से यहाँ से एक प्रोडक्ट बन गया और एक शुगर मिल गया हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर सीडोहेप्टुलोज करके। ठीक है, सीडोहेप्टुलोज क्या हो सकता है, सीडोहेप्टुलोज एक ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, ठीक है, एक 3 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ मिल सकता है। ट्रांसकीटोलेज ये करेगा, ट्रांसकीटोलेज इस ग्लाइसरल्डिहाइड को इस सीडोहेप्टुलोज पे जोड़ देगा और एक थोड़ी देर के लिए एक 10 कार्बन वाला एक प्रोडक्ट बनाएगा जो अनस्टेबल होगा और इमीडिएटली उस 10 कार्बन वाले प्रोडक्ट को स्प्लिट करके 5,5 के 2 डिफरेंट शुगर्स में कन्वर्ट कर देगा। एक राइबोस 5 फॉस्फेट है और दूसरा जाइलुलोज 5 फॉस्फेट है। ठीक है, तो हमारा जाइलुलोज यहाँ से भी हमें मिल रहा है और इस तरफ से भी हमें मिल रहा है। ठीक है, तो जाइलुलोज का क्या होता है, जाइलुलोज इपिमरेज एंजाइम इसको अपने दूसरे इपिमर में कन्वर्ट कर देता है। इसमें कोई ऐड या यहाँ से ऐड वेट नहीं करता है। ये इपिमरेज सिर्फ इसके थोड़ा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा वेरिएशन लाके इसको राइबुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ से हमें मिला राइबुलोज 5 फॉस्फेट और राइबोस 5 फॉस्फेट हमारे पास जो है वो आइसोमेरेज इस राइबोस 5 फॉस्फेट को कन्वर्ट करके राइबुलोज बना देता है। ठीक है, राइबुलोज 5 फॉस्फेट हमारा यहाँ से एक प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, और इस राइबुलोज 5 फॉस्फेट को एटीपी की मदद से फॉस्फो राइबुलोज काइनेज एंजाइम इसको एक बार फिर से फॉस्फोरिलेट कर देता है, यानी कि इस पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देता है और राइबुलोज 5 फॉस्फेट से राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट बन जाता है। ठीक है, ये आ गया हमारा रिजेनरेशन ऑफ इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर जो कि RUBP है। ठीक है, RUBP मतलब राइबुलोज बिस फॉस्फेट। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया केल्विन साइकिल का एंड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा केल्विन साइकिल में हमें ये देखना है, हमें 3 स्टेप में देखना है। पहले कार्बोक्सिलेशन, फिर आपका जो है रिडक्शन ऑफ 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, ठीक है, और रिजेनरेशन ऑफ राइबुलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, तो इस केल्विन साइकिल के साथ, इस केल्विन साइकिल में हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है और जो एक्सेप्टर है उसकी वापस से रिजेनरेशन भी होती है और साथ साथ में यहाँ पे हमें ग्लूकोज भी मिलता है। ठीक है, ग्लूकोज ज्यादा मिलता है, इसकी मतलब ये दोनों होता रहता है, इसकी रिजेनरेशन भी होती है और ग्लूकोज की प्रोडक्शन भी होती रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये देखिएगा, इसके बाद हमारा जो केल्विन साइकिल से है हमें क्या क्या मिला है। केल्विन साइकिल अकर इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स वेदर दे हैव C3 और C4 पाथवे। ये एक पॉइंट है याद रखने के लिए, जो केल्विन साइकिल है वो सारे प्लांट्स में होंगे, वो C3 पाथवे वाले प्लांट्स में भी होंगे और C4 पाथवे वाले प्लांट्स में भी होंगे। ठीक है, C4 पाथवे में कैसे होगा वो आपको नेक्स्ट C4 साइकिल में, C4 पाथवे में हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पे ये देखिए कि एनर्जी यूटिलाइजेशन कितनी हुई है। 1 turn of cycle C3 cycle is required to fix 1 molecule of CO2 and 3 ATP and 2 NADPH is required। ये यहाँ पे याद रखिएगा, एक CO2 को फिक्स करने के लिए हमें एक साइकिल की जरूरत है, एक बार ये साइकिल चलने की जरूरत है। ठीक है, एक CO2 को फिक्स करने के लिए। ठीक है, तो एक CO2 के लिए एक साइकिल चाहिए, तो और एक साइकिल में हमें एक ATP इसके लिए चाहिए, हमें इस तरह के 2 मिले थे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के बाद 6 कार्बन बना, फिर 3 के हमें 2 मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ATP, इस तरह के 2 अगर हुए तो 2 ATP। ठीक है, तो ओवरऑल हमें एक साइकिल के लिए हमें 2 ATP और प्लस यहाँ पे एक ATP, 3 ATP यूज हुए और 2 NADPH, एक NADPH इसके लिए, और इस तरह के हमारे पास 2 है तो 2 NADPH हमें एक साइकिल में यूटिलाइज हुए, 2 NADPH और 3 ATP। ठीक है, टोटल हमारा एनर्जी कॉस्ट है यहाँ पे 3 ATP और 2 NADPH पर
कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। एक कार्बन डाइऑक्साइड को या एक कार्बन को फिक्स करने के लिए 3 एटीपी और 2 एनएडीपीएच की जरूरत पड़ती है। वो कैसे जरूरत पड़ा यहाँ पे मैंने बताया, अगर किसी को फिर से कंफ्यूजन है तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। Thus 6 turn of cycle is required to fix 6 CO2s that is to form 1 glucose, ठीक है। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए, एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कि एक कार्बन को फिक्स करने के लिए हमें 3 एटीपी और 2 एनएडीपीएच की जरूरत है। तो एक CO2, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें कितना चाहिए, ठीक है। एक कार्बन के लिए 3, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 कार्बन के लिए कितने, 6 कार्बन के लिए 18 एटीपी चाहिए और 6 कार्बन के लिए 12 एनएडीपीएच चाहिए। तो इन शॉर्ट एक ग्लूकोज कंप्लीट बनाने के लिए हमें 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएच की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट हमारा फोटो रेस्पिरेशन है, वो हम नेक्स्ट की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।